हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी विद्यार्थियों का लाली वर्मा मैडम बहुत बहुत स्वागत करती हैं और साथ ही साथ ये आशा भी करती हैं, भरोसा भी करती हैं, प्रार्थना भी करती हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है ना, हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन होता है। अच्छे रहेंगे तभी जाकर हम सारे कार्यों को कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के साथ बताइए क्या होने वाला है मैग्नेट ब्रेन्स पर। जी हां, बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। आप सभी होनहार विद्यार्थियों के लिए यहां पर हर एक विषय की शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके साथ साथ जैसे अभी आप 10th में हैं, ठीक है, तो 10th के साथ साथ जब आप आगे की स्ट्रीम चूज करेंगे, उसमें जिस भी फील्ड में आप जाना चाहेंगे, हर एक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो रहते हैं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जेआईआईबी, सीएआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं और हमेशा किए जाते रहेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके लिए, बताइए क्या समझ गए आप। जी हां, कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड की विषय सूची, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं सिलेबस ओवरव्यू, जिसमें आप देखने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तिकाओं के बारे में, कितने पाठ होंगे, कौन इनके लेखक या कवि होंगे, क्या हमारी पाठ्य पुस्तक एक है या 2 है। ऑफ कोर्स मैंने अभी कहा कि पाठ्य पुस्तिकाओं के बारे में तो एक तो नहीं है, अर्थात 2 पाठ्य पुस्तिकाएं हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि काव्य खंड और गद्य खंड में कितने पाठों को शामिल किया गया है, साथ ही साथ जो हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तक है, ओके, बता देती हूं, नाम बता देती हूं। जो मुख्य पाठ्य पुस्तिका है वो है गोधुली और पूरक पाठ्य पुस्तिका है वो है वर्णिका, ठीक है। अब गोधुली जो कि मुख्य पाठ्य पुस्तक है, उसमें कितने पाठ हैं, क्या गद्य खंड और काव्य खंड 2 खंड दिए गए हैं? यस, बिल्कुल दिए गए हैं। काव्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, गद्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कवि है, कौन लेखक है, सबके बारे में इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। साथ ही साथ ना केवल पाठ के नाम या कवियों या लेखकों के नाम, बल्कि छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दिया जाएगा कि आप उस चैप्टर में या आप उस पाठ या कविता में, गद्य में क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है वर्णिका, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, वो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका है। जैसे अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री रीडर रहती है, उसी तरह से ये पाठ्य पुस्तिका है। इसमें कितने चैप्टर्स हैं भाई? 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे, बस इतने ही रहते हैं। तो वो जो चैप्टर्स होंगे उनमें हम क्या पढ़ेंगे, उनके लेखक कौन होंगे वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी विद्यार्थियों का तालियों के बीच मैं स्वागत करती हूं और इसी उम्मीद के साथ कि आप फुल ऑफ कंसंट्रेशन से मेरे साथ आ चुके हैं। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिएगा मेरे साथ, किसी भी तरह से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें आप समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, क्योंकि जब सिलेबस हो हमारे हाथ में, जो कि प्रथम सीढ़ी है, जब सिलेबस हो हमारे मन और मस्तिष्क में, तो हम साल भर की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। शुरू करते हैं विषय सूची कि कितने पाठों को शामिल किया गया है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहली जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो है गोधुली। मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो गोधुली है, इसका अर्थ पता है आपको क्या है? क्या आपने इससे पहले, यदि 9th क्लास की बात नहीं कर रही हूं, ये है गोधुली भाग 2, 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी गोधुली भाग 1। मैं इसकी बात कर रही हूं कि ये जो गोधुली शब्द है, इसका अर्थ जानते हैं आप? जानते होंगे, ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूं। गोधुली बेला सुना होगा आपने, कि संध्या के समय जब सूर्यास्त होने वाला होता है और सभी जो गाय हैं, पालतू पशु हैं, मवेशी हैं, वो अपने अपने चरने वाले स्थान से घर की ओर लौट कर आते हैं, उसको गोधुली बेला कहते हैं। तो आप देखिए
पशु पक्षी सभी अपने अपने घरों की ओर जाते नजर आते हैं। यही बताया है इस पाठ्य पुस्तक के फ्रंट जो कवर पेज है। अब क्या बताया है कि जब हम नित्य निरंतरता के साथ अपना कार्य करते हैं तो उस कार्य में जब पूरी लगन और मेहनत शामिल होती है तो हम एक संतुष्टि के भाव के साथ समापन की ओर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर पक्षी देख सकते हैं कि घोंसलों की तरफ जा रहे हैं, गाय देख सकते हैं अपने घरों की तरफ जा रही है, तो ये गोधूली बेला है। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले पाठ की तरफ। पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये एक निबंध है, लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। इसमें उन्होंने जाति प्रथा और श्रम विभाजन, किस तरह से श्रम का विभाजन किया गया था। हाँ बिल्कुल, आपने अवश्य अपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी के आधार पर उनको कर्म दिए गए थे। मतलब जो ब्राह्मण थे उनका कार्य था पूजा अर्चना हवन आदि करवाना, वेदों का ज्ञान प्राप्त होना। क्षत्रिय का काम था युद्ध या रक्षा का। उसके बाद जो वैश्य थे उनका कार्य था व्यापार करना। शूद्रों का काम था सेवा करना। तो यहां पर जो शूद्र थे, जो 4th वर्ग था, चतुर्थ वर्ग जो था, उसको समाज में उपेक्षित माना जाता था। उसके मान सम्मान की तो छोड़िए बात, उसका आत्मसम्मान तक उसके पास नहीं रहता था, क्योंकि जाति भेद इस कदर था कि इंसान इंसान को इंसान ही नहीं समझता था। उसको लगता था कि ब्राह्मण या उच्च जाति में जन्म लेने से ही व्यक्ति बड़ा बन गया, यदि शूद्र जाति में जन्म ले लिया तो वो निंदनीय है। इस तरह की सोच, इस तरह का विचार, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर। नेक्स्ट है विष के दांत। ये एक कहानी है नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा रचित। अब इस विष के दांत, दांत भी विष के, विष जहरीला। हाँ, सांप तो हमने सुना है विषधर कहा जाता है, लेकिन क्या यहां पर मनुष्यों के दांत की बात की जा रही है या विषधर के बात की जा रही है, वही तो इसमें पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है भारत से हम क्या सीखें। यह है भाषण जो कि मैक्स मूलर जी द्वारा रचित है। उन्होंने, एक विदेशी लेखक है, इन्होंने भारत के बारे में इस पाठ में चर्चा की है। इस भाषण के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि भारत कितना विशाल है, तभी तो भारत को विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए, ठीक है, कैल्शियम है या और भी जो भी हम खाते पीते हैं जिससे अच्छे से हम बैलेंस डाइट लेते हैं, तो जिस कारण ये नाखून बढ़ गए। लेकिन क्या सिर्फ इतने इतने से नाखून बढ़ने की बात की गई है या बढ़े हुए नाखून किसी दूसरी ओर संकेत कर रहे हैं। याद कीजिए पौराणिक कथाओं में जब राक्षस हुआ करते थे तो राक्षसों को देखकर ही समझ में आ जाता था ना कि ये राक्षस है। कैसे? बड़ा सा शरीर, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, भयावह चेहरा, देख के ही समाज में जो भी व्यक्ति रहते थे उनमें हाहाकार मच जाता था। तो कहीं ये पिशाच प्रवृत्ति की ओर संकेत तो नहीं किया है इस चैप्टर में? यही बताने की यहां पर उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ में प्रयास किया है, तो जानेंगे हम। अगला है नागरी लिपि। यह निबंध है जो कि लिखा है गुणाकर मुले जी ने। नागरी लिपि आपको पता है, देवनागरी लिपि जैसे हिंदी भाषा, मराठी भाषा, संस्कृत भाषा, इनकी जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है बहादुर। ये एक कहानी है जो लिखी है अमरकांत जी ने। देखेंगे कि इसमें किस व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है। क्या कोई इस तरह से बहादुर व्यक्ति है जिसकी बहादुरी के चर्चे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हो गए? बिल्कुल सही समझे आप। अगला है परंपरा का मूल्यांकन। निबंध है, लिखा है रामविलास शर्मा जी ने। परंपरा का मूल्यांकन, कहते हैं ना, अपना मूल्यांकन, अपना आकलन जब हम स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छे से हम अपनी दिनचर्या को सेट भी कर पाते हैं और समाज में सम्मान पूर्वक जीवन भी व्यतीत कर पाते हैं। तभी तो कहते हैं कि सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है।
अक्सर व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरा कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, खुश रहता है, दुखी रहता है, उसके बारे में व्यक्ति सोचता रहता है। लेकिन ये भूल जाता है कि सबसे पहले मैं अपने बारे में तो जान लूं कि मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में क्या अभी कोई छोटी छोटी ऐसी कमियां रह गई हैं तो मुझे उनको सुधारना होगा। तो यहां पर सेल्फ आकलन या सेल्फ असेसमेंट के आधार पर एक चैप्टर है जो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा क्या सिखाती है, भारतीय संस्कृति क्या है, क्या भारतीय संस्कृति का अर्थ सिर्फ यही है कि हम पूरे तरह से वेद ज्ञान संस्कृत ये सब पढ़ाई करें, या अपने घर के अंदर रहकर, स्त्रियों की बात कर रही हूं मैं, लड़कियों की बात कर रही हूं, वो सिर्फ अपने घर की चार दीवारी में रहकर ही शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं? क्या इस तरह से परंपराओं का निर्वहन किया जा सकता है? तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि परंपराएं आखिर क्या है, किस तरह से हमें अपनी भारतीयता को अपने हृदय में बसाकर अपने संस्कारों को अपनी जड़ मानते हुए नित्य निरंतरता के साथ आगे बढ़ना है। अगला पाठ है बिरजू महाराज जी द्वारा रचित जित जित मैं निरखत हूं। ये एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार समझते हैं, इंटरव्यू, ठीक है। इसमें जित जित मैं निरखत हूं मतलब जहां जहां मैं देखता हूं उनको क्या नजर आता है, वही बातें इन्होंने अपना अनुभव साझा किया है हम सबके साथ। अगला पाठ है अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित आविन्यो। ये एक ललित रचना है। इसमें एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में पढ़कर मजा भी आएगा और हमें शिक्षा तो प्राप्त होगी ही होगी। अगला है मछली, लिखा है विनोद कुमार शुक्ल जी ने। ये एक कहानी है और कहानियां तो वैसे भी आपको बहुत मजेदार लगती हैं। अक्सर जब पूछते ना कि प्लीज कहानी सुनाइए, या आजकल तो आप लोग कहानी सुनते हो, सुनिए अपने दादी नानी से कहानी। तो अब जब कभी कहानी नहीं सुनानी थी मतलब सुनाने की इच्छा नहीं होती तो क्या कह देते हैं आजकल, एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गया खत्म कहानी। ऐसा भी बता दिया जाता है, ठीक है। अगला है यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत। ये मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित ये पाठ है, जिसमें उनकी 80 बरस की सुर साधना के बारे में बताया है कि 80 बरसों तक भी वे शहनाई का अभ्यास करते रहे और 80 बरसों के अभ्यास के बाद भी हमेशा वे अपने खुदा से यही मांगते थे कि हे खुदा मुझे सुरों की तासीर देना, और सुरों में वो तासीर देना कि सुनने वाले की आंखों से अनगढ़ आंसू निकल आए। अर्थात उनमें समर्पण की भावना थी। 80 बरस कम नहीं होते। 80 बरस की सुर साधना के बाद भी उनको लगता था कि उनके सुर में कुछ कमी रह गई है। और यदि हम आजकल बात की जाए, सामान्य जनों की बात की जाए, तो जरा सा कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लिया या थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली तो कैसे होने लगते हैं, अध भर गगरी छलकत जाए। बिल्कुल लगता है जैसे अब तो हम ही सर्वज्ञाता हैं, अब तो हम ही शक्तिमान बन गए, ऐसे फील होने लगती है। जबकि ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इतनी लगातार जीवन के हर एक मोड़ पर अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रयास करते रहे वे, ये जानेंगे। अगला है महात्मा गांधी जी द्वारा रचित शिक्षा और संस्कृति। यह है शिक्षा शास्त्र, जिसमें उन्होंने शिक्षा और संस्कृति का समावेश बताया है कि शिक्षा हमें कभी भी संस्कृति से पीछे नहीं ले जाती है। शिक्षा का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने लगे, जो कि आजकल हो रहा है। ठीक है, ये थे हमारे गद्य खंड के चैप्टर्स। अब हम चल रहे हैं हमारी काव्य खंड की तरफ। ठीक है, तो दिखाई दिया ना आपको कि गद्य खंड में हमारे हैं टोटल 12 पाठ। ओके, कितने पाठ है हमारे गद्य खंड में? 12। अब हम चलते हैं हमारे काव्य खंड की ओर, गोधुली का ही काव्य खंड, जिसमें सबसे पहला जो पाठ है वो गुरु नानक जी द्वारा रचित राम बिन बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। प्रभु से अपनी अनन्य भक्ति का उन्होंने वर्णन किया है, प्रभु के प्रति अपनी असीम श्रद्धा भाव को उन्होंने प्रकट किया है। इसमें हम यही पढ़ेंगे। अगला है रसखान। नाम सुना ही होगा आपने, रसखान जी।
प्रेम अयनि श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो, अर्थात यहां पर रसखान कवि जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में इनकी रचना की है और उनका यही मानना था, उन्होंने यही कोशिश की, उन्होंने यही प्रयास किया कि वे हर समय श्री कृष्ण के निकट रहें। और उनका जो नाम था, वास्तविक नाम था, वो सैयद इब्राहिम था। ठीक है, रसखान जी का नाम था, वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। श्री कृष्ण के वे इतने परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे कि उन्होंने अपना जन्म स्थान छोड़कर वहां ब्रजभूमि में जाकर बस गए थे और हर समय, हर वक्त सोते जागते उठते बैठते हर पहर श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। और उनकी भक्ति यहां पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी जब हम ये बहुत अच्छे से सात स्वर पढ़ेंगे, गाकर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है घनानंद जी द्वारा रचित अति सूधो सनेह को मारण है, मो असुवनी में ले बरसो। यहां भी उन्होंने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है कि किस तरह से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगला है प्रेमधन जी द्वारा रचित स्वदेशी। जी हां, कहते ना कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना चाहिए? अपने आप को। अब हाँ, एक सेकंड, आप ये मत सोचना कि अपने आप को याद रखना मतलब हम तो स्वार्थी हो गए, हम तो सेल्फिश हो गए। नो नो नो, ये बात नहीं कर रही हूं। क्या याद रखना चाहिए? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का, आत्मसम्मान का, आत्म अभिमान का, है ना, हमें। और साथ ही साथ हमें आत्मविश्वास भी होना चाहिए। और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कब आएगा? जब हम सही राह पर चलेंगे। ठीक है, तो स्वदेशी सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित। सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम बहुत पहले भी आपने सुना होगा। पंत जी छायावादी आधार स्तंभ में से एक माने जाते हैं। ठीक है, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और भारत माता रचना के माध्यम से इन्होंने मां जगत जननी भारत भूमि मां भारती का वर्णन किया है। आपने वो अवश्य सुनी होगी पंक्ति, नहीं तो मैं बता देती हूं। थे ना एक आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चे लाई हूं, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूं। ठीक है, नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म, प्रजातंत्र का जन्म, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। यहां पर जो पहले सत्ताधिकारी हुआ करते थे, मोनार्की हुआ करता था, एक कोई मालिक हुआ करता था, लेकिन जब प्रजातंत्र की स्थापना हुई, जनतंत्र की स्थापना हुई और ये शासन लागू हुआ कि जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनेगी, उसके आधार पर समाज में क्या परिवर्तन आया वो देखेंगे। नेक्स्ट है शाही वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित हिरोशिमा। यस, हिरोशिमा का नाम अवश्य आपने सुना होगा। सन 1942 या 45 की बात है, 1942, 45 या 47 की बात है, जब जापान पर नागासाकी शहर पर बॉम्ब हुआ था और किस तरह से वहां के लोगों का जीवन कुछ ही पलों में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तो अज्ञे जी ने वहां की घटना के बारे में और बिल्कुल अनुभव या अनुभूति को हम सबके समक्ष रखा है और यहां यह भी बताने का प्रयास किया कि वहां पलक झपकते ही क्या से क्या हो गया। अनुभव और अनुभूति का अंतर भी हम समझेंगे कि अनुभव क्या है, अनुभूति क्या है, इस कविता के माध्यम से। अगला है कुंवर नारायण जी द्वारा रचित एक वृक्ष की हत्या। बिल्कुल, अब वृक्षों को काटना, फूल पत्तियां तोड़ना, फर्नीचर का निर्माण करना, डैम बनाना, सड़कों का निर्माण करना, सड़कों के किनारे जो अच्छे खासे वृक्ष हैं उनको काट देना, काट दिया। हमें क्या हो रहा है? क्योंकि हम तो सिर्फ मनुष्य है ना, हम अपने स्वार्थ ही सोचेंगे, बस यही हो रहा है। तो यहां पर कुंवर नारायण जी ने एक वृक्ष की हत्या चैप्टर इसलिए दिया इसका नाम क्योंकि वो भी लिविंग है, आपको पता है ना, वो भी सजीव है, उनमें भी जान होती है। लेकिन मनुष्य क्या पता क्यों अपने स्वार्थ में ये सब भूल जाता है। कहते हैं ना, प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, परंतु उसकी लालसाओं की पूर्ति कभी कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपनी आवश्यकताएं जो रहती हैं वो सीमित रहती है, उनकी कुछ तो सीमा रहती है, लेकिन जहां पर लालच आ गया वो असीमित रहता है। कितना भी प्राप्त कर लो हमें संतुष्टि नहीं होगी, हमें चाहिए और चाहिए और चाहिए, बस हमें जाना है और चाहिए और चाहिए, और उस लालच के दलदल में फंस जाते हैं, धंस जाते हैं और फिर उससे निकलना तो
असंभव हो जाता है। तो यहां पर एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से प्रकृति का वर्णन कवि ने किया है। अगला है वीरेन डंगवाल जी द्वारा रचित हमारी नींद। अब हमारी नींद में क्या होगा बताओ? नींद के बारे में चर्चा की होगी। नींद के बारे में चर्चा की होगी तो क्या चर्चा की होगी कि बहुत अधिक सोना चाहिए, जस्ट लाइक कुंभकर्ण। ओके, नो, 6 महीने जागना है, 6 महीने सोना है, जब भाई पर कोई संकट आ गया तो कुंभकर्ण को उठाया जाए, ऐसा कुछ। या कुछ ये बताया होगा कि किस तरह से हमें अपनी नींद के या आलस्य के गुलाम नहीं होना चाहिए। लोगों को अक्सर ऐसा भी देखा है ना कि बहुत से लोग बस आलस्य 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 के शिकार होते जाते हैं, और जहां देखो वहां बस ऐसा, भैया थक गए हम तो, बहुत कर लिया, इतना सा काम करके भी बहुत सारा बातों द्वारा काम गिनाते रहते हैं। तो जो काम गिनाते रहते हैं वो काम करते कब है समझ में नहीं आता। हो सकता है यही बताया हो। नेक्स्ट है अनामिका, और इसमें दिया है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान क्या है? क्या वर्णमाला की चर्चा की गई है, क्या स्वर और व्यंजन की चर्चा की गई है, या फिर व्यवहार आचरण की चर्चा की गई है, या व्यक्तित्व की चर्चा की गई है, जिसमें कहा जाता है कि हमारा व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है। जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का रवैया हम दूसरों के साथ अपनाते हैं, उसी तरह का रवैया हमें भी मिलता है। फिर क्यों हम अक्सर लोगों से ये उम्मीदें रखते हैं कि हमें सब रिस्पेक्ट दें, हमसे सब प्यार करें? क्यों? क्या हमने दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया? यदि किया है तो बदले में हमें वही मिलेगा, क्योंकि प्रकृति हमें वही देती है जो हम उसको देते हैं। तो गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है जीवनानंद दास जी द्वारा रचित लौट कर आऊंगा फिर। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं इसमें। अगला है रेनर मारिया रिल्के जी द्वारा रचित मेरे बिना तुम प्रभु। भक्त और भगवान के संबंध को बताया है कि किस तरह से भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं, उसी तरह से भक्त भी भगवान के बिना अधूरे हैं। अब एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, आपने सुना होगा ना कि प्रभु जी तुम चंदन में हम पानी, मैं पानी, है ना, या फिर प्रभु जी तुम मोती मैं धागा, रैदास जी द्वारा रचित। और भी कई कविताएं सुनी होंगी, कई साखियां सुनी होंगी, कबीरदास जी के दोहे सुने होंगे, या फिर रसखान जी के सवैये भी सुने होंगे। तो यहाँ पर मेरे बिना तुम प्रभु, क्या प्रभु या जो ईश्वर है, परमात्मा है, चाहे हम उसको अल्लाह के रूप में माने या ईश्वर के रूप में माने, जिसके रूप में भी हम उसको मानते हैं, वो ऊपर वाला, ठीक है, परमात्मा, तो क्या उसको भी हमारी याद आती है? क्या उसको भी हमारी चाह होती है? क्या वो भी चाहता है कि हम उसकी भक्ति करें? या फिर मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर पूजा अर्चना, हवन, यज्ञ, मंदिरों का निर्माण, ये सब कराता है? बताइए। शायद इस पाठ को, इस कविता को पढ़कर हमारे सभी प्रश्नों का जवाब हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी देखा गोधुली, हमारी जो मेन पाठ्य पुस्तिका है, 12 चैप्टर्स उसके गद्य खंड में है और 12 ही उसके काव्य खंड में है। हर एक चैप्टर हमें नई सीख देगा। अब चलते हैं हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका, जिसका नाम है वर्णिका। ठीक है, वर्णिका जो हमें वर्णन करके दिखाएगी, अर्थात जो जीने की कला सिखाएगी, जिसमें तरह तरह की कहानियों के माध्यम से हम शिक्षा भी प्राप्त करेंगे और साथ साथ मनोरंजन भी प्राप्त होगा। चलते हैं यहां पर श्रीनिवास जी द्वारा रचित दही वाली मंगम मांगा। ठीक है, तो यहां पर एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की गई है जो हमें जीने की कला से रूबरू कराएंगे। अगला है ढहते विश्वास सात कोड़ी होता। अब यहां पर उड़िया है, उड़िया भाषा में तरह तरह की भाषा, देखिए कन्नड़ है, उड़िया है, गुजराती है, तमिल है, राजस्थानी है, तरह तरह की जो हमारे राज्य हैं, राज्य भाषाओं का यहां पर वर्णन किया है। और इन कविताओं के माध्यम से हम पढ़ेंगे अलग अलग भाषाओं के बारे में जानकारी जानेंगे, और भी भाषाओं के बारे में। सेकंड है ढहते विश्वास, फिर है माँ गुजराती, तमें केम छो, है ना, कुछ कुछ आती है मुझे, ऐसा नहीं कि ज्यादा आती है। उसके बाद नगर तमिल में है, सुजाता जी द्वारा रचित। धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी, सांवर दया जी द्वारा रचित। तो ये जो चैप्टर्स हैं 5, वो हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक वर्णिका में। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से गोधुली का अर्थ सुना। पहले गोधुली मतलब पता है ना, गोधुली बेला, संध्या के समय जब पशु पक्षी अपने अपने घरों की ओर लौटते हैं। और साथ ही साथ वर्णिका में जो भी कहानियां हैं 5, उनको हम पढ़ेंगे। मैं बस इसी भरोसे के साथ आपसे आज
बाय बाय करना चाहूंगी कि आपने बहुत ध्यान से सुना है, समझा है और हर एक पाठ के वीडियो के साथ मैं उपस्थित होने वाली हूं आपके सामने। तो हर एक वीडियो, हर एक पाठ की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरे साथ आते रहना है। कहां? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप आपके फेवरेट चैनल पर 100% फ्री देख सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।